तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज के केमिस्ट्री लेक्चर में हम अपना जो टॉपिक चल रहा है डिफेक्ट ऑफ सॉलिड मतलब ठोसों में दोष, इसको आज हम पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इस टॉपिक के पूरे होने के बाद ये जो आपका टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ सॉलिड, ये आपके टॉपिक होने के बाद जस्ट लास्ट दो टॉपिक और रह जाएंगे। पहला तो आपका कंडक्टिविटी इन सॉलिड, ठोसों में चालकता, एक टॉपिक तो ये जिसमें हम चालकता के बारे में बात करेंगे और कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। और सेकंड टॉपिक आपका मैग्नेटिज्म इन सॉलिड, सॉलिड में चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय जो भी बचेंगे उनको हम फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह, हम सॉलिड के दो टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये दो टॉपिक बाद में रह जाएंगे, इसको आज टॉपिक को हम पूरा कर देंगे, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड जो पीछे तक हमने पढ़ा है उसमें क्या, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड को हमने दो टाइप से डिवाइड किया था। एक छोटा सा रिवीजन कि पॉइंट डिफेक्ट एंड लीनियर डिफेक्ट, ठीक है। लीनियर डिफेक्ट आपके इस क्लास में नहीं है, लीनियर डिफेक्ट को हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, लेकिन डिवाइडेशन को हमें याद रखना है कि एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लीनियर डिफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्लास आपके पास यहाँ पर जो डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते थे, हिंदी में इसको हम बिंदु दोष के नाम से जानते थे। और थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में याद रखना भी शुरू कर दो, ठीक है। अब क्या, पॉइंट डिफेक्ट को हमने फिर से तीन टाइप में डिवाइड किया था, एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एंड तीसरा फाइनल डिफेक्ट जो हम आप आज पढ़ने वाले हैं डिफिशियंसी डिफेक्ट। सॉरी, इसको हमने गलत लिख दिया, जो तीसरा था उसको हम क्या लिखेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टाइक्योमेट्रिक में हमने जो पढ़ा है और इसके लिए हमने ये भी कहा है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉइंट डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है और पॉइंट डिफेक्ट में भी कोई इंपॉर्टेंट को बताया है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में भी दो डिफेक्ट इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, जो आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल है, ठीक है। कौन कौन से है, एक शॉर्टकी और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के लिए हमने और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक की बात हमने कर ली थी, जहाँ पर कैटायन और एनायंस के रेशियो सेम होंगे उसको स्टाइक्योमेट्रिक, और जिसमें सेम नहीं होंगे उसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। मतलब जहाँ पर धनायन और ऋणायन के जो अनुपात है वो अपनी स्टाइक्योमेट्री के अनुसार हो, मतलब बराबर रहें क्रिया कारक से लेकर उत्पादों तक, तब हम उसको स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं। और नॉन स्टाइक्योमेट्री जहाँ पर उनमें कोई बाधा आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तब उसको हम नॉन स्टाइक्योमेट्री से कह देते हैं, ठीक है। और जो स्टाइक्योमेट्री थे हमने चार टाइप पढ़े थे, उसके वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल। वैकेंसी का मतलब रिक्ति दोष, इसको हम कहते थे अंतराकाशी दोष, इसको शॉर्टकी, और ये फ्रैंकल, ओके। वैकेंसी जो डिफेक्ट था, इस वैकेंसी डिफेक्ट में हमने क्या कहा था, सबसे पहली बात, इससे भी पहले हमें क्या करना था, इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर रहे थे। हमने कहा था ये आयनिक है, मतलब इसमें आयन्स नहीं बनते, और ये आयनिक डिफेक्ट है, मतलब यहाँ पर आयन होंगे जो आपका धनायन, ऋणायन, कैटायन या फिर एनायंस, ये उन पर डिपेंड करता है, ये उन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वैकेंसी में वैकेंट पोजीशन मिल जाएगी, इंटरस्टिशियल में इंटरस्टिशियल जगह पर आपकी वो जो एटम होंगे या पार्टिकल होंगे वो चले जाएंगे, जिससे डिफेक्ट आ जाएगा। शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने कहा था कि जो आपने आयन्स लिए हैं वो शॉर्ट रह जाएंगे, मतलब जैसे एक कैटायन चला गया तो एक एनायन भी चला जाएगा, डेंसिटी लेस हो जाएगी। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो आपने पढ़ा है, इस फ्रैंकल डिफेक्ट में भी हमने ये किया था कि इसमें डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना बाहर से आएगा उतना ही बाहर से इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। जैसे कैटायन बाहर से आ रहा है तो एनायन भी बाहर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने दूसरा टाइप पढ़ा था नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का, जिसमें मेटल एक्सिस और मेटल डिफिशियंसी, जो हमने कल ही पूरा किया है, ठीक है। मेटल एक्सिस, और यहाँ पर हमने मेटल को हमने कैटायन से लिया था। हमने ये कहा था कि मेटल आयन या फिर कैटायन एक ही बात है, क्योंकि मेटल जो होती है वो मोस्टली कैसे आयन फॉर्म करती है, वो धनायन बनाती है, जो धातु होती है वो धनायन बनाती है, जिसको हम कैटायन्स बोलते हैं, ठीक है। तो धनायनों का आधिक्य या मेटल आयनों का आधिक्य या धातु आयनों का आधिक्य का दोष और धातु आयनों की कमी का दोष, ठीक है। इसमें हमने धातु आयनों को बढ़ाया था दो तरीके से हमने धातु आयनों को बढ़ाया था, ठीक है। और इसमें हमने धातु आयनों को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो ये दो डिफेक्ट हमने कल कर दिए थे, ठीक है। और लास्ट आपका फाइनल डिफेक्ट कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसको हम अशुद्धि दोष कहेंगे। अशुद्धि दोष मतलब ये जो दोष होगा
ये दोस्त किसकी वजह से आएगा, इम्प्योरिटी की वजह से आएगा। ये डिफेक्ट किसकी वजह से आने वाला है, ये इम्प्योरिटी की वजह से आएगा। मतलब हमें क्या करना है, क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी मिलेगी और इस इम्प्योरिटी से हम किसका पता बताएंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब अशुद्धि दोष को बताएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं किसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। तो देखो ये है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डेफिनेशन मैंने पहले से कंप्लीट कर रखी है और दोनों मीडियम में कंप्लीट की है। तो देखेंगे क्या लिखा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धि दोष। इसमें हमने लिखा वैन SrCl2, क्या हमारा वैन SrCl2, SrCl स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इसको हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है, इम्प्योरिटी। वैन SrCl2 इम्प्योरिटी मतलब ये हमें इम्प्योरिटी लेनी है। मिक्स इन द मेल्ट NaCl, हमें जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो उसका मेल्टिंग फॉर्म में किसको मिला देना है, SrCl2। ठीक है, NaCl के पास भी Cl है, इसके पास भी Cl है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखने को मिलती है, NaCl में Na कौन सी कंडीशन में है, Na+1 कैटायन की कंडीशन में, और ये कौन सी कंडीशन में, Sr+2 की कंडीशन में। ठीक है, तो देन SrCl2 इम्प्योरिटी ऑक्यूपाई ऑन द सम लैटिस साइट। जैसे हमने इसको इसमें मिक्स किया, SrCl2 को NaCl में मिक्स किया, Sr+2 की जो इम्प्योरिटी है वो हमें ऑक्यूपाई हो जाएगी कहाँ पर, लैटिस साइट के ऊपर। मतलब जहाँ पर Na+ मिलना चाहिए था लैटिस में, क्योंकि हमने लैटिस किसका लिया था, NaCl का। इम्प्योरिटी तो कौन है, इम्प्योरिटी हमेशा थोड़ी होती है और जो मैन होता है वो ज़्यादा होगा। तो मतलब लैटिस हमारा किसका था, NaCl का। तो इम्प्योरिटी किसकी मिलेगी, Sr+2। मतलब जहाँ पर ये होना चाहिए था वहाँ पर हमें कौन मिलेगा, ये मिल जाएगा। इन दिस कंडीशन Na+ गोज आउट, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में Na+ गोज आउट, बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द क्रिस्टल फॉर मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्या करना है, SrCl2 आएगा। ठीक है, इसके पास +2 की वैलेंसी है, मतलब +2 चार्ज लेकर आएगा, यहाँ पर +1 का चार्ज था। अब इसमें अगर SrCl2 का एक एटम आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, Na+ उस समय 2 बाहर निकलेंगे। और 2 बार क्यों निकलेंगे, क्योंकि वो मेंटेन करना चाहते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। देयरफॉर सम वैकेंसी आर फाउंड, और इस वजह से क्योंकि 2 निकले थे, एक ही बार से आया, इसलिए वहाँ पर कुछ ना कुछ वैकेंसी मिल जाएगी। ओके, ऐसा हिंदी मीडियम में जब पिघले हुए नमक में अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि मिलाते हैं तो कुछ स्थानों पर Sr+2 की अशुद्धि आ जाती है। इस समय NaCl अपनी उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ Na+ बाहर निकाल देता है, जिससे रिक्तियाँ बन जाती हैं। अब देखो इससे समझते हैं, जो नीचे डायग्राम है उससे समझ लेते हैं क्या किया हमने अभी तक। हमारा जो लैटिस था वह NaCl का था। ठीक है, और इस लैटिस में हमने किसकी अशुद्धि डाली थी, SrCl2 की। हमने पहले बता दिया NaCl में Na+ चार्ज 1 रखता है, मतलब यहाँ पर +1 का चार्ज है, और SrCl2 में +2 का चार्ज है। मतलब ये +2 एक साथ कितने को पूरा कर देगा, Na+ की 2 वैकेंसियों को पूरा कर सकता है। कन्फर्म। तो हमने जो लैटिस इस पिघले हुए नमक में किसको मिलाया था, SrCl2 को। तो यहाँ से क्या हुआ, न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए 2 Na बाहर निकले, एक यहाँ से निकला था और एक यहाँ से निकला था। ठीक है, लेकिन SrCl2 तो बाहर से एक ही आया, क्योंकि वो अपने आप में +2 का चार्ज रखता है। Na+ का एक चार्ज, Na+ का दूसरा चार्ज मिलकर 2 चार्ज जब बाहर निकले थे, तब SrCl+2 का एक चार्ज आया था, और इस वजह से दूसरा Na+ यहाँ पर आ ही नहीं पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल करना भी ज़रूरी था, विद्युत की उदासीनता को बनाए रखना भी ज़रूरी था। इसलिए यहाँ पर क्या रह गई है कि वैकेंसी रह गई, और इसी वैकेंसी की वजह से इस क्रिस्टल में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नोट करने वाली है वो क्या है कि जितनी मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि आती है, मतलब जितनी मात्रा में, जितने अमाउंट में Sr+2 की इम्प्योरिटी आएगी, उसी अमाउंट में क्या रह जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी। उसी अमाउंट में यहाँ पर रिक्तियाँ मिल जाएगी। मतलब जितनी मात्रा में SR+2 की अशुद्धि आएगी, उसी मात्रा में क्या मिलेगी आपको, अशुद्धियाँ मिलेगी। अगर 2 आते SR+2 तो 4 निकलते, 4 में से 2 आ जाते और 2 वैकेंसियाँ फिर से रह जाती। ठीक है,
और इसी का एक उदाहरण हम और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे अगर हम AgCl में इसको मिला दें, CdCl2 को मिला दें, तो यहाँ पर Ag प्लस है और ये Cd+2 है, वही कंडीशन दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो बिल्कुल सिंपल था, आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर देते हैं, किससे रिलेटेड है, जो हमने कल डिफेक्ट पढ़ा था इससे रिलेटेड कई बार जो एग्ज़ाम में है वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, कौन सा, मेटल डिफिशियंसी, धातु न्यूनता दोष के आधार पर। तो धातु न्यूनता दोष के आधार पर क्या, देखो एक न्यूमेरिकल हमने किया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है Fe 0.96 और O, मतलब एक फॉर्मूला था जिसमें Fe की मात्रा कितनी है 0.96 और ऑक्सीजन कंप्लीट है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन दिस, इस कंपाउंड में कौन से प्रकार का दोष है। दूसरा, रेशियो ऑफ Fe+2 और Fe+3 आयन, तो हमने कहा था कि जो Fe है वो आपका वेरिएबल बनाता है, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि जो आपका धातु न्यूनता दोष है उसमें को किस पर डिपेंड करता है, वो धातु आयनों के वेरिएबिलिटी पर, उनकी जो वैलेंसी उनकी वेरिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, उनकी संयोजकता की विभिन्नताओं पर, कि यहाँ पर Fe+2 भी दे सकता है और Fe+3 भी दे सकते हैं। तो इसमें हमें ये भी पता लगाना है कि इस यहाँ पर Fe+2 और Fe+3 का अनुपात कितना, रेशियो कितना है, और नंबर 3 परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो हमें क्या मान लेना है, तो हमारे पास ये था 0.96 और O। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूँ, दोनों को किसी मान लो कितने से गुणा कर दूँ, तो Fe यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100, यही होगा ना। इसको मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये तो 96 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ क्या कि Fe जो है, सॉरी जो आपकी ऑक्सीजन है वो कितना है यहाँ पर 100 है, तो ऑक्सीजन -2 की चार्ज पर है, तो -2 है तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा -2 से, तो -200 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज O का कितना रहेगा -200, और हमें ये पता है कि FeO में जितना चार्ज माइनस का होगा न्यूट्रलिटी के लिए, पीछे पढ़ा हमने, तो जितना चार्ज आपका कैटाइन चार्ज होगा, कैटाइन चार्ज इक्वल टू एनाइन चार्ज। ठीक है, तो एनाइन चार्ज और कैटाइन चार्ज इक्वल होंगे, मतलब कि ये अगर -200 है तो ये कितना होगा +200, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो अब क्या करना है कि माना ऑक्सीजन आयंस नंबर, ऑक्सीजन आयंस का नंबर कितना है, वो है आपका 100 है। ठीक है, अभी तक कितना है 100 है। तो इस कंडीशन में Fe+2, क्योंकि Fe जो वो कितने से बना हुआ है 2 से, मैन आपका कौन सा है Fe+2, Fe+2 की संख्या कितनी हो जाएगी x मान लेंगे, तो Fe+3 कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 96, कि भाई Fe जो है वो 96 टोटल है। अब इसमें ये कितना और ये कितना हमें नहीं पता है, तो हम Fe2 जो है जिससे मैन बना हुआ उसको हम क्या मान लेंगे x, और Fe3 कितना हो जाएगा 96 माइनस x, की पूरे 96 में से अगर x की वैल्यू घटा देंगे तो क्या जाएगा Fe3 आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ हमें अच्छे से जान लेनी है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हमें अच्छे से कंप्लीट कर देना है। अब आगे हमने क्या कहा था, टोटल चार्ज जो हमने तैयार किया था इनकी वैलेंसियों से क्या करके मल्टीप्लाई करके, तो टोटल चार्ज हमने क्या किया था कैटाइन वर्सेज एनाइन, कि इन कैटाइनों पर टोटल चार्ज कितना है +200, क्योंकि एनाइनों पर माइनस का 200 है, तो इस पर कितना हो प्लस का 200। अब इनको ऐड कर दो क्या, तो पर्सन के अनुसार हम क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो चार्ज होगा उनको हम प्लस कर लेते हैं x। ठीक है, x किसका चार्ज है Fe+2 का, एंड प्लस 96 माइनस x,
ये किसका चार्ज है, Fe+3 का। टोटल किसके इक्वल है, +200। इसमें हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसकी जो Fe की जो वैलेंसी थी उससे मल्टीप्लाई किया था, इसे ऑक्सीजन की। तो इसमें X की वैलेंसी कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैलेंसी कितनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 288। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x = +200। ये आपका लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इक्वेशन आप बना चुके हो। ठीक है, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली x = 200, और ये उधर जाएगा तो -288। ओके, और ये कितना बचेगा, -x, इसमें से कर देंगे तो आपके पास लास्ट क्या बचा, -x = 200 - 288। तो x = क्या हो जाएगा 88। ये x की वैल्यू आ गई। मतलब x किसको माना था हमने, Fe+2, ये कितना हो गया आपका 88, और Fe+3 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने Fe+3 के लिए क्या कहा था 96 - x, तो x की वैल्यू क्या है 88, तो 96 - 88 कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू। तो रेशियो निकाल सकते हैं हम, पहला रेशियो बता सकते हैं। रेशियो कैसे, Fe+2 रेशियो Fe+3 कितना हो जाएगा 88/8, काटेंगे तो 11/1, तो रेशियो क्या बनेगा 11:1 का। हो सकता है कंप्लीट। परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज के लिए कुल चार्ज हमारे पास कितना था दोनों का 96, कि Fe पर टोटल कितना है 96, तो Fe+2 के लिए कितना होगा, Fe+2 कितने थे 88/96, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। Fe+3 के लिए निकालना हो तो Fe+3 हमने कितना भरा है 8, टोटल चार्ज 96, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो दोनों की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए, वापस से देख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें करना था Fe, जो आपका क्वेश्चन था Fe 0.96 और O, इस कंपाउंड के लिए हम इसकी डिफेक्ट बताना था। डिफेक्ट अब कैसे बता रखते थे कि Fe यहाँ पर कम है और ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, Fe 1 से कम है, ये 1 से यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना मानते हैं 1 तो है, और यहाँ पर ये 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर मेटल कम है। तो जब मेटल कम होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेटल कम होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये धातु न्यूनता दोष है। पहली बात, पहला क्वेश्चन का हम क्या बताएंगे, धातु न्यूनता दोष है, क्योंकि ये एक पूरा ये 1 से कम है, और धातु जब कम होगी तो इसे धातु न्यूनता दोष कहेंगे। रेशियो हमने निकालने के लिए क्या कहा था कि FeO में Fe 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, क्योंकि जो डिफिशियंसी दोष होते हैं उनमें क्या होता है, जो आपके न्यूनता दोष में धातु जो होती है, ऐसी धातु यूज होती है जो विभिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। हो गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके अगर कोशिश मान लेते तो ये 96 कंप्लीट और 100 पूरा, तो ये 100 इसकी वैलेंसी से इसको माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 200। अब हमने ये कहा था कैटायन चार्ज इक्वल टू एनायन चार्ज, ये माइनस का 200 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 200। फिर हमने अलग अलग कर लिया कि ऑक्सीजन कितना 100, ये कितना x और ये कितना 96 माइनस x, तो इसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया। टोटल चार्ज किसके बराबर था, प्लस चार्ज Fe का टोटल कितने बराबर था 200 के बराबर। Fe कितने के बराबर था, इसको हमने अलग अलग कर दिया था पहले 100 x और 96 माइनस x। 100 तो क्यों कि ऑक्सीजन तो टोटल 100 है। ठीक है, Fe के अंदर 2 टाइप के हैं, दो टाइप की आपकी वैलेंसी है, एक Fe+2 और एक Fe+3। Fe+3 का हमें पता नहीं इन दोनों का कितना था, हम एक को x मान लेते हैं, दूसरा 96 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 96 में से x घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करना, और हमने सी को एक्स क्यों माना इसका भी ध्यान रखेंगे, +2 को एक्स इसलिए किया कि जो मेन लैटिस है वो किससे बना हुआ था, Fe+2 से, और जो इम्प्योरिटी आई थी, जो डिफेक्ट आया था वो किसकी वजह से आया था, Fe+3 की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कर दिया था, इनको हमने निकालना था रेशियो ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। तो इनका रेशियो निकालना है तो इनके कुल आयनों की संख्या लेंगे। तो हमने लिखा Fe+2 आयनों की संख्या प्लस Fe+3 आयनों की संख्या इज इक्वल टू कुल आयनों की संख्या। कुल कितना, +200। यह आपका 2x, यह आपका 2x - 3x। क्यों किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस पर आवेश कितना है, 2 का। इसको हमने 3 से क्यों किया, क्योंकि इस पर आवेश कितना है, 3 का आवेश है, जो इस पर वैलेंसी हो कितने की, 3 की, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू 200। फिर उसके आगे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद में हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने x Fe+2 को मानना था। ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी। अगर x की आपको पता लगती है तो आप Fe+2 की पता लगा सकते हो 96 में से माइनस करके, और जब दोनों की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो आप रेशियो निकाल सकते हो, और अगर रेशियो पता लगता है तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग। परसेंटेज कैसे, टोटल Fe आपका 96 है, इसमें से 88 आपकी कौन है, Fe+2, तो 88/96 × 100, और Fe+3 भी इस तरह निकाल लोगे। ठीक है, तो इसी की तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन सा, Ni 0.98O। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अनुपात निकालना है Ni+2 और Ni+3 का, पहली बात। दूसरा, इसमें आपका दोष बताना है कि दोष कौन सा होगा, डिफेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, रेशियो निकालेंगे और इसमें परसेंटेज निकालेंगे। ये काम आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।